Hello everyone, welcome to today's class and today is our lecture number 19. As you all know हम ARD के lectures कर रहे हैं और lecture number 1 to 18 हम already complete कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखे हैं वो lectures तो आप जाकर YouTube की playlist में देख सकते हैं. अगर आपको कोई doubt है तो आप Telegram के discussion group में join करके पूछ सकते हैं या you can comment and ask that your doubt too. So now we will start today with unit number 9 and that to our lecture number 19. So आपको पता है जब भी हम नया यूनिट स्टार्ट करते हैं या नया कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम पहले सिलेबस देखते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी स्टडी. सो टुडेज़ टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस. ये टॉपिक बहुत छोटा है, बहुत इजी है एंड क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से आते हैं वो भी काफ़ी इजी होते हैं. सो आई बिलीव कि हमारा काफ़ी जल्दी आज हो जाएगा. सो आज हम शुरू करेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस और इसमें हमें पढ़ना है रोल, इम्पॉर्टेंस, इवैल्यूएशन मेथड्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, देन कृषि विज्ञान केंद्र एंड उसका रोल इन डिसेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज. फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब क्या है एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्चुअली होता क्या है. एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर हमें कोई भी साइंटिफिक रिसर्च करनी है या एग्रीकल्चर को हमने प्रैक्टिस करना है तो जो हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को कोई भी चीज़ के लिए उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सो दैट इज़ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन. यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक एप्लीकेशन पार्ट है ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड नॉलेज टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थ्रू फार्मर्स एजुकेशन. हमें फार्मर्स को एजुकेट करना है ताकि हम एग्रीकल्चर को और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ. अगर हम एजुकेशन को देखें तो हम एजुकेशन को ऑलरेडी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दैट इज़ फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन. एंड एक्सटेंशन एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन का ही पार्ट है. सो इसको हम अलग से पढ़ेंगे नाउ, क्योंकि एजुकेशन 3 टाइप्स की होती है. जो है फॉर्मल एजुकेशन जो ऑलरेडी हमने सबने की हुई है स्कूल में, जो हम जाते हैं, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं कि हमारा एक फ़िक्स करिकुलम होता है, एक फ़िक्स सिलेबस होता है, हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, हमें ग्रेड्स मिलता है, क्लासरूम बेस्ड लर्निंग होती है स्ट्रक्चर्ड वे में. सो दैट इज़ आवर फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. अब नॉन फॉर्मल यानी वो ऑर्गेनाइज तो है पर फॉर्मल सिस्टम के बाहर है, जिसमें हम स्किल ट्रेनिंग देते हैं, अडल्ट लिटरेसी में मदद करते हैं और इसी का पार्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन, जहाँ पर हम फार्मर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको लिटरेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड. उसके लिए हमने कृषि विज्ञान केंद्र ट्रेनिंग बनाई हुई है. देन आत्मा प्रोग्राम्स, आत्मा मीन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी. तो हम इनके प्रोग्राम्स के थ्रू जब फार्मर्स को एजुकेट कर रहे हैं, जो कि वॉलंटरी बेस्ड होता है, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में हमें बैठना होता है, फिक्स सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन हमारी नीड्स के हिसाब से होता है, जो हम फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के बाहर रह के देते हैं, जिसका पार्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन, जो आज हमें कवर करना है. और एक थर्ड टाइप का एजुकेशन सिस्टम भी होता है, दैट इज़ इनफॉर्मल, यानी कि जो हम डेली एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, जो कि ना फॉर्मल है ना नॉन फॉर्मल है. जैसे कि हमने अपने पेरेंट्स से कुछ सीखा, हमने हमारे कलीग से कुछ सीखा, वो होता है इनफॉर्मल एजुकेशन. सो 3 टाइप की एजुकेशन है, जिसमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन. नाउ 5 स्टेप्स होते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेसेस के, दैट इज़ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग, इवैल्यूएशन एंड रिकन्सिडरेशन. अब ये 5 स्टेप्स को याद रख लीजिए, क्योंकि 5 स्टेप्स होते हैं सीक्वेंस में होते हैं. सबसे पहले सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग, इवैल्यूएशन एंड रिकन्सिडरेशन. सो आई एक्सप्लेन यू. सिचुएशन कैसे? सिचुएशन यानी कि सबसे पहला सिचुएशन यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहले हम फार्मर्स की नीड समझेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे, लोकल कंडीशंस देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल फार्मर को अच्छी ईल्ड नहीं मिल रही है, मे बी इसका रीज़न है कि वो पुरानी सीड्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम उनकी नीड समझेंगे. तो सबसे पहले सिचुएशन यानी हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे. देन सेकेंड इज सेटिंग गोल्स, यानी हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमें क्या चेंज करना है, हमें फार्मर्स को सिखाना है कि वो वीट की अच्छी वैरायटी यूज़ करें, या हमारा गोल क्या है, तो हम गोल सेट करेंगे. थर्ड इज़ टीचिंग प्लान यानी एक्सटेंशन वर्क. हम प्लान एंड डू ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, कम्युनिकेशन ये सब करेंगे, यानी कि जैसे कि डेमो कंडक्ट करना और न्यू सीड वैरायटी एंड फर्टिलाइजर यूज़. तो थर्ड स्टेप हो गई टीचिंग प्लानिंग. देन फोर्थ स्टेप इज़ इवैल्यूएशन. अब हम इवैल्यूएट करेंगे कि फार्मर्स ने क्या सीखा है और क्या अडॉप्ट किया है. जैसे हम फार्मर से पूछेंगे जो हमने सिखाया था या जो हमने बताया था कि आपने वो ट्राई किया, क्या आपने नई सीड्स ट्राई किए, क्या उससे आपकी जो फसल है, जो ईल्ड है वो बढ़ी.
ये सब हम पूछेंगे। देन हमारा लास्ट स्टेप है रिकन्सिडरेशन, यानी जो हमें फीडबैक मिलेगा एवैल्यूएशन को, जो फार्मर्स ने हमें बताया कि क्या हुआ A to Z, उसके बेसिस पे अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो लेकर आएंगे। मान लेते हैं कि सब करने के बाद भी फार्मर की यील्ड नहीं बढ़ी, तो मे बी सॉइल इज़ द इशू, तो हम वापस से प्लान को चेंज करेंगे एंड वी विल गो अगेन टू प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फिर सेटिंग गोल्स, टीचिंग प्लान, इवैल्यूएशन एंड देन अगेन रिकन्सिडरेशन। बट अगर हमें समझ आता है कि प्लान इज़ गुड एंड उनको फ़ायदा हो रहा है, we will stop here only. So these are 5 steps जो आपको याद रखनी है: सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग, इवैल्यूएशन एंड रिकन्सिडरेशन। यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर गोल सेट करना, प्लान बनाना, इवैल्यूएट करना और फिर बाद में लास्ट में रिकन्सिडरेशन। सो दीज स्टेप्स आप याद रख सकते हैं क्योंकि पेपर में आ सकता है अरेंज करने के लिए। Now, if question come, which of the following is a type of non-formal education? So non-formal education आपको पता होना चाहिए कि extension education is a type of non-formal education, और इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे कृषि विज्ञान केंद्र या आत्मा, यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसीज। देन एक्सटेंशन एजुकेशन का मेनली एम क्या होता है? इसका मेनली एम है कि रूरल और फार्मिंग कम्युनिटीज़ को हम एजुकेट करें, तो इसमें भी आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ अगर हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ अनस्ट्रक्चर्ड एंड लाइफ लॉन्ग, तो जो अनस्ट्रक्चर्ड है और जीवन भर हमें ज्ञान मिलता रहता है वो है हमारी इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमें करेक्ट सीक्वेंस में जमाना है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस को, तो हम जमाएंगे, पहले होगा सिचुएशन, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर टीचिंग, देन इवैल्यूएशन एंड देन रिकन्सिडरेशन। तो आपको इस वजह से सारे स्टेप्स याद होने चाहिए। नाउ which institution is primarily responsible for agriculture extension at district levels in India? So answer is कृषि विज्ञान केंद्र। ऑलरेडी हम कृषि विज्ञान केंद्र को डिटेल में पढ़ेंगे, पर आपको याद रखना है कि कृषि विज्ञान केंद्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए, यानी फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज़ कृषि विज्ञान केंद्र। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट। Now let's move to our next topic, that is classification of extension teaching methods. अगर आपने सिलेबस देखा था तो सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक वाज रोल एंड इम्पॉर्टेंस। सो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का रोल एंड इम्पॉर्टेंस वी अंडरस्टूड। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज इवैल्यूएशन मेथड्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, यानी हम इवैल्यूएशन मेथड समझेंगे हमारे एक्सटेंशन प्रोग्राम्स की। तो जब हम पढ़ाते हैं या वॉट एवर वी टीच एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स, जो हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं उसको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज़ ऑन द बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ पीपल एंड सेकेंड इज़ ऑन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कम्युनिकेशन। आपको ये डिवीजन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एग्जाम्पल्स और किसका क्या मतलब है उतना याद कर लीजिए, एंड इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू रिमेंबर। अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं, आप बस सुनिए, लेक्चर सुनिए एंड जस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट, एंड आई एम श्योर आपको ये समझ आ जाएगा। कुछ हैवी लोड नहीं है इस लेक्चर का, सो आप ईजिली बैठ के समझ सकते हैं। अगर हम बोले कि हमें नंबर ऑफ़ पीपल के बेसिस पे हमें डिवाइड करना है और हमें एक्सटेंशन एजुकेशन समझना है कि कैसे होगा, तो अगर हम बेसिक लॉजिक लगाएं तो यानी अगर इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड लिखा है, यानी इंडिविजुअल यानी 1 to 1 हम कर रहे हैं, जैसे कि हम फार्मर्स के फार्म पे जा रहे हैं, हम होम विजिट कर रहे हैं या हम पर्सनल लेटर्स लिख रहे हैं, यानी एक्सटेंशन वर्कर जो है, जो एक्सटेंशन वर्कर कौन हो गया, जो कि फार्मर को वो एजुकेशन देने वाला है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो देने वाला है। तो उस एक्सटेंशन वर्कर और फार्मर के बीच में जब 1 to 1 इंटरेक्शन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो दैट इज़ इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट। सेकेंड इज़ ग्रुप कॉन्टैक्ट। ग्रुप कॉन्टैक्ट यानी कि कुछ स्मॉल ग्रुप जो है वो साथ में सीख रहा है, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ग्रुप मीटिंग या ट्रेनिंग के बेसिस पर। देन मास कॉन्टैक्ट यानी हम बहुत लार्जर ऑडियंस को एक साथ रीच कर रहे हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं? रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर, पोस्टर्स, एग्जीबिशन। तो ये इन माध्यम से हम मास मीडिया पे, मास कॉन्टैक्ट के लेवल पे फार्मर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो हम डेली लाइफ में देखते हैं ये सब वही है, बस आपको एक बार सुनना है एंड यू विल गेट इट, कि अगर MCQ आता है तो आपको समझ आएगा। सो सी, इंडिविजुअल अगर है तो हम फार्म विजिट कर रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स, ऑफिस कॉल्स या फार्म क्लिनिक्स पे अगर कोई जा रहा है तो। अगर ग्रुप कॉन्टैक्ट है तो ग्रुप मीटिंग हो रही है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। अब मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि हम उन्हें मेथड सिखाना बता रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं कि ये चीज़ कैसे करनी है। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि हम उन्हें रिजल्ट्स दिखा रहे हैं कि इस चीज़ के रिजल्ट्स क्या है। सो मेथड और रिजल्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। मेथड में हम उन्हें मेथड सिखा रहे हैं, रिजल्ट में हम उन्हें रिजल्ट दिखा रहे हैं। ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, हम नॉलेज और स्किल को बढ़ावा दे रहे हैं। फील्ड डे हम उनको सक्सेस स्टोरीज़ दिखा रहे हैं जहां हमने किया है। ग्रुप डिस्कशन हम आइडिया शेयर कर रहे हैं। एंड देन FIGs एंड SHGs जो कि इन्वॉल्व होते हैं फार्मर्स के एक्सटेंशन में। नाउ
ग्रुप कॉन्टैक्ट में हम ग्रुप मीटिंग्स कर सकते हैं। मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपको मेथड बताएंगे कि इसको ऐसे करना चाहिए, लाइक दैट। देन रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में हम रिजल्ट दिखाते हैं कि जो हमने किया उसका क्या रिजल्ट आया। देन फील्ड ट्रिप्स पे ले जा सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो सकती हैं, सेमिनार्स हो सकते हैं। लाइकवाइज मास कॉन्टैक्ट मेथड्स के भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रिंट मीडिया के द्वारा हम फार्मर्स को एजुकेट कर सकते हैं, likewise through electronic media, through exhibitions and through internet media. So these all can become mediums for us to educate our farmers. So this is also a type of extension education. Now if we talk about बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, अभी इसमें वी वर टॉकिंग अबाउट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल। हम इंडिविजुअल लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम ग्रुप लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, या हम मास लेवल पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, नो नीड ऑफ मगिंग इट अप। फर्स्ट इज़ रिटन मेथड्स, यानी कि हम रिटन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लीफलेट्स, फार्म मैगजीन्स या लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज़ स्पोकन मेथड्स। फिर स्पोकन मेथड्स में कम्युनिकेट बाय स्पीकिंग और लिसनिंग, एग्जाम्पल्स, मीटिंग, लेक्चर्स, डिस्कशंस एक्सेट्रा। देन विजुअल मेथड्स, यानी हम उन्हें पिक्चर दिखा के या फिजिकली डेमॉन्स्ट्रेट करके उन्हें सिखा सकते हैं, चार्ट्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू या पोस्टर्स के थ्रू। देन ऑडियो विजुअल मेथड्स, यानी कि साउंड्स और वीडियो का कॉम्बिनेशन, हम उन्हें वीडियो शोज़ दिखा सकते हैं, टीवी स्लाइड शोज़ दिखाकर हम उन्हें एजुकेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ लेट अस सी सम MCQs दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ एक्सटेंशन। सो इसमें से क्वेश्चन बहुत ही ईजी आते हैं इस टॉपिक में से। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से इंडिविजुअल मेथड कौन सा है, तो फील्ड डे, न्यूज़पेपर आर्टिकल, फार्म एंड होम विजिट एंड डेमॉन्स्ट्रेशन। तो इसमें से फार्म एंड होम विजिट जो है वो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड है। फिर पैम्पलेट्स एंड लीफलेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ रिटन कॉन्टैक्ट मेथड्स। सो रिटन मास कॉन्टैक्ट मेथड्स इज द राइट आंसर। नाउ वी आर डन विथ दिस पार्ट एंड इवेल्युएशन में कुछ और चीज़ें रह गई हैं। सो लेट जस्ट सी दैट ऑल्सो। इवेल्युएशन इन एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन एंड एक्सटेंशन मतलब हो गया कि अगर जो भी हमने एक्सटेंशन प्रोग्राम्स चलाए हैं तो उसको अब हमें जो हमने इम्प्लीमेंट करे हैं उसके रिजल्ट्स क्या रहे, क्या ऑब्जेक्टिव्स रिसीव हुए, क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव हुए जो हमने सोचा था, क्या जो प्रोग्राम्स हम चला रहे थे वो इफेक्टिव रहे, एंड व्हाट वर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो हमको अब इसे इवैल्यूएट भी करना है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारे इवैल्यूएशन का, ताकि हम इफेक्टिवनेस को मेजर कर पाएँ, इम्पैक्ट देख पाएँ, सक्सेस और फेलियर्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ, और हमारी फ्यूचर प्लानिंग की डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्प करेगा। टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। नाउ इवैल्यूएशन के टाइप्स क्या होते हैं? सो इवैल्यूएशन की ये टाइप्स आपको याद रखने हैं, मतलब आपको इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में आता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी कि हम प्रोग्राम के दौरान इसे करते हैं ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही हो तो कर लें। इट इज़ डन मिडवे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे स्कूल्स में यूनिट टेस्ट होते थे या यूनिट एग्ज़ाम्स होते थे, वॉट एवर इज़ कॉल्ड, उसी तरीके से इस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को किया जाता है। देन सबमिटिव इवैल्यूएशन, सबमिटिंग यानी जस्ट आफ्टर कॉम्पिटिशन, हम आफ्टर कॉम्पिटिशन जब हम प्रोग्राम को जज कर रहे हैं, लाइक योर फाइनल एग्जाम जो कि एंड में होते थे, दैट इज़ सबमिटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इज़ लाइक यूनिट एग्जाम्स। ऑनगोइंग या कंटिन्यूस एग्जाम्स, जैसे कि जो हमारे क्लास टेस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, दैट इज़ ऑनगोइंग एग्जाम्स। टर्मिनल एग्जाम्स यानी कि जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हो वैसे ही जो इवैल्यूएशन होता है, दैट इज़ टर्मिनल प्रोग्राम। एक्स पोस्ट इवैल्यूएशन यानी कुछ टाइम निकल जाने के बाद जब हम जज करते हैं जानने के लिए कि इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हुए, उसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट इवैल्यूएशन। नाउ सम इवैल्यूएशन मेथड्स, हम सर्वे का यूज़ करते हैं ताकि हम डेटा कलेक्शन कर पाएँ। इंटरव्यू होता है ताकि कि इंडिविजुअल से इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। फोकस ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, हम बिहेवियर वगैरह देखते हैं। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल यानी ये मैपिंग, टाइमलाइंस, रैंकिंग का यूज़ करते हैं। केस स्टडी बनाई जाती है एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी हमने कितना कॉस्ट लगाया और हमें कितना बेनिफिट मिला। अगर हमने 1 रुपीज़ लगाए तो क्या हमें 1 रुपीज़ का बेनिफिट मिला या ज़्यादा मिला या कम मिला, उसको जानने के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड टॉपिक, दैट इज़ कृषि विज्ञान केंद्र। सो कृषि विज्ञान केंद्र आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए। सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र को इस्टेब्लिश किसने किया, आपको ये पता होना चाहिए। सो आपको पता होना चाहिए कृषि विज्ञान केंद्र जो है
वो उनको इस्टेब्लिश किया ICAR ने, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, ताकि वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन बन पाए जो रिसर्च सेंटर और फार्मर्स को कनेक्ट करें। यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र को हम डिस्ट्रिक्ट में खोलते हैं ताकि हम फार्मर्स को एजुकेट कर पाए, तो ये एक लिंक की तरह काम करते हैं हमारे रिसर्च सेंटर्स एंड हमारे फार्मर्स के बीच का। और इनको इस्टेब्लिश किया ICAR ने। आपको एक फैक्ट ये याद होना चाहिए। दूसरा फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि पहला कृषि विज्ञान केंद्र इस्टेब्लिश हुआ था 1974 में पुडुचेरी में। सो PYQs इसी फैक्ट पे आए हुए हैं, ये तीनों फैक्ट पे आए हुए हैं, तो आपको ये तीनों फैक्ट याद होने चाहिए। अभी हमारे पास 700+ कृषि विज्ञान केंद्र हैं और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं, यूजुअली अंडर SAUs यानी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, NGOs एंड ICAR इंस्टीट्यूट्स। तो आपको ये फैक्ट्स याद होने चाहिए। ICAR इन्हें फंड करता है, इम्प्लीमेंट करते हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ICAR, NGOs, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करता है और स्टाफ में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, टेक्निकल एंड एडमिन स्टाफ होता है। अब कृषि विज्ञान केंद्र का रोल क्या होता है, जैसा हमें सिलेबस में पूछा गया, तो कृषि विज्ञान केंद्र का रोल होता है कि वो फार्मर को टेक्नोलॉजी असेसमेंट में मदद कर सकें, यानी कि टेस्ट रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिसेस एट फार्मर्स फील्ड, वो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन कर सके, कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद करे, एडवाइजरी सर्विसेज यानी पर्सनल विजिट, टेलीफोन, ये सब में, फार्म पब्लिकेशन, बुकलेट्स वगैरह पब्लिश करने में, ICT यानी मोबाइल ऐप्स, यूट्यूब, कम्युनिटी रेडियो ये सब देखने में, इनपुट सपोर्ट यानी वो सीड्स प्रोवाइड करे, बायो इनपुट, सॉइल हेल्थ कार्ड्स प्रोवाइड करें, फीडबैक दे साइंटिस्ट को, क्योंकि वो एक लिंक की तरह काम कर रहे हैं रिसर्च सेंटर्स और फार्मर्स के बीच में, तो वो यहाँ से इनपुट लेकर यहाँ भी दे सकते हैं। देन कन्वर्जेंस विद गवर्नमेंट स्कीम यानी कोऑर्डिनेट विद आत्मा, लाइन डिपार्टमेंट्स, FPOs एंड NGOs। नाउ When was first कृषि विज्ञान केंद्र established? 1974 and first कृषि विज्ञान केंद्र was established at पुडुचेरी। सो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। ICAR इनको स्टैब्लिश किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं, फंड भी ICAR करता है। देन या यही है नेक्स्ट क्वेश्चन, या एस्टैब्लिश एंड फंडेड बाय ICAR। देन की ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि जो टेक्नोलॉजीज है वो हम फार्मर्स तक पहुँचा पाएँ। नाउ हम ICAR के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ICAR जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1929 में एज इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी ICAR का उस टाइम नाम था इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, पर इसको नाम दिया गया ICAR 1946 में। इसको रजिस्टर किया गया है सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। द पेरेंट बॉडी इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, एंड इसके प्रेसिडेंट होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो सेक्रेटरी की तरह भी काम करते हैं ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एंड एजुकेशन। सो आपको ICAR के बारे में ये फैक्ट्स भी पता होना चाहिए। नाउ कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स और रिफॉर्म्स, जैसे कि NAHP यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है विद वर्ल्ड बैंक। आर्या यानी कि अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, आपको इसके फुल फॉर्म्स याद होना चाहिए। देन फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम, मेरा गांव मेरा गौरव, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर यानी निकरा। देन प्रमोटिंग ई कोर्सेज, ई कृषि शिक्षा एंड मोबाइल ऐप्स। तो ये कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स और रिफॉर्म्स लिए गए हैं। देन ICAR की कुछ पब्लिकेशंस हैं, जैसे कि इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, ICAR रिपोर्टर, एग्रीकल्चर रिसर्च डेटा बुक एंड विजन 2050 डॉक्यूमेंट्स। मैं बहुत कुछ ICAR के मैनुअल्स और डॉक्यूमेंट्स से आपको पढ़ाती हूँ, सो इट्स ताकि वो वेरीफाइड हो और गवर्नमेंट सोर्स हो। सो ICAR ये सारी चीज़ें पब्लिश करता है। देन ICAR कुछ अवार्ड्स देता है, जैसे कि सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूशन अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग ICAR इंस्टीट्यूट, चौधरी देवीलाल अवार्ड फॉर कृषि विज्ञान केंद्र, जगजीवन राम किसान पुरस्कार फॉर प्रोग्रेसिव फार्मर्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनल फार्मर्स। आपको डेफिनेटली ये अवार्ड याद रखना है, कृषि विज्ञान केंद्र के लिए चौधरी देवीलाल अवार्ड दिया जाता है। फिर बेस्ट परफॉर्मिंग ICAR के लिए सरदार पटेल अवार्ड दिया जाता है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स के लिए जगजीवन राम एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनल फार्मर्स के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार। तो आपको ये अवार्ड्स भी याद रखने हैं। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट एंड इट वॉज अ लिटिल शॉर्ट लेक्चर, बट आई डिडंट वांट टू वेस्ट योर थोड़ा सा भी टाइम। तो जितना रेलिवेंट है हमने उतना अच्छे से कवर करा है। एंड जो भी रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं या अवार्ड्स हैं वो सभी हमने कवर किए हैं। अगर कुछ न्यूज़ में है तो वो करंट अफेयर्स का पार्ट है,
जो हम करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज़ में कवर करेंगे, जो हमने ऑलरेडी शुरू कर दी है एंड हमने मार्च की करंट अफेयर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। देन वी आर डन विथ यूनिट 9 एंड विथ आवर लेक्चर नंबर 19 टू, और हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 10 शुरू करेंगे एंड लेक्चर 20 जो हमारा इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज रहेगा। तो जितना भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हम कवर करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।